स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और साथ ही बिटूपन मजूमदार है, टेक्निकल एक्सपर्ट है bmazumdar.com के। और साथ ही गोल्ड बॉन्ड पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र मेहता होंगे, जो सेक्रेटरी इब्जा के होंगे। साथ ही आगे स्पाइसेस मार्केट पर बात करने के लिए दिनेश सोनी भी होंगे, जो जोधपुर के जीरा कारोबारी है। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको दिन भर नजर रखनी चाहिए। बात करते हैं गोल्ड के साथ, जहां पर लगातार कमजोरी का रुख है। 47,300 रुपए तक का फिसल गया। आज के कारोबार में 150 रुपए तक की कमजोरी दिख रही है। जिस तरह से मिक्स्ड डेटा आए थे यूएस में, जो जॉब के नंबर थे दिसंबर के महीने के, वो अनुमान से कमजोर रहे थे। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं, बेरोजगारी दर है, वो मल्टी ईयर लो पे है। तो एक मिक्स आंकड़े वहां से आए। चांदी की बात करें तो चांदी में भी यहां पर लगातार कमजोरी दिख रही है घरेलू बाजार में, और आज देखिए आज करीब 0.25% नीचे कारोबार कर रही है। कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है, ब्रेंट $82 के करीब है आज, हालांकि हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस की बात करें तो जहां रोजाना डिमांड रिकॉर्ड स्तरों के आसपास है, जो हमने 2019 में जो डिमांड देखे थे उसके ऊपर भी डेली डिमांड चला गया है, उससे यहां पर सपोर्ट है, और करीब करीब 6% तक की तेजी हम नेचुरल गैस में देख रहे हैं। बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर, जहां पर कम सप्लाई से कीमतों को सपोर्ट मिला है। जिंक, चीन में जो 7 बड़े मार्केट है वहां इन्वेंट्री अब 1,125,550 टन है, तो ये एक जिंक के लिए दबाव की खबर है। निकेल की बात करें तो चीन में ग्रोथ पर फोकस, और साथ ही इक्विटी मार्केट में जो तेजी है उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एलएमई पर स्टॉक कम है, सप्लाई की दिक्कतें हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें नॉन एग्री मार्केट की। और एग्री मार्केट में सबसे कुछ और खबरें, मेंथा ऑयल जहां पर मुनाफा वसूली से कीमतों पर दबाव बना है। कॉटन, ऊंचे भाव की वजह से भारत में एक्सपोर्ट कम है। वहीं हल्दी की बात करें तो बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। 25 से 30% तक फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हल्दी के बाद जीरे की बात करें तो ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। जो भी उत्पादक राज्य, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो या एमपी हो, यहां पर नुकसान की खबरें आ रही है। धनिया की बात करें तो मौजूदा सीजन में कम सप्लाई की वजह से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, और आज के सत्र में 2% तक की तेजी दिख रही है। कैस्टर की बात करें तो कोरोना की वजह से मांग को लेकर अनिश्चितता है। वहीं ग्वार में क्रूड कीमतों में तेजी और एक्सपोर्ट मांग बढ़ने से यहां पर तेजी मिली। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको दिन भर नजर रखनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अब बात कर लेते हैं गोल्ड बॉन्ड की। 9वीं सीरीज आज से निवेश के लिए आपके पास मौका है। क्या ये अट्रैक्टिव प्राइस है? किस तरह से आपको निवेश करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए 10वीं सीरीज जब फरवरी में खुलेंगे वहां पर निवेश करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी हैं, जो सेक्रेटरी हैं इब्जा के, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, गोल्ड बॉन्ड का जो ये मौजूदा प्राइस है 4786 का, क्या ये अट्रैक्टिव है? लोगों को खरीदना चाहिए इस सीरीज में? देखिए विश्व मोहन जी, जो गोल्ड बॉन्ड है ये लगभग 7 साल पहले लॉन्च हुए थे 2015 में, और तब इसका जो फर्स्ट प्राइस था वो लगभग 26,000 से 27,000 के आसपास था। और ये गोल्ड बॉन्ड जब मैच्योर होते हैं तो मार्क टू मार्केट आपको जो भी मार्केट का प्राइस होता है वो आपको मिलता है, या फिर आपके जो गोल्ड बॉन्ड होते हैं वो आप इक्विटी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी आप बेच सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी इसका इतिहास देखा है कि 26,000 के 27,000 के गोल्ड बॉन्ड का आज आपको लगभग 47,000 48,000 रुपये मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड बॉन्ड हर प्राइस में एक अट्रैक्टिव बाइंग है, और साथ ही साथ इसका जो मौजूदा प्राइस है 4,786 रुपए, उसमें 50 रुपए का यदि आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो गोल्ड बॉन्ड में बहुत सारे, सिर्फ इसका प्राइस को ना देखें, इसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है जब आप इसको रिडीम करते हैं। आप इसमें इसके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट हैं। और अब तक सरकार ने पिछले 6 सालों में 86 टन सोना जो है वो गोल्ड बॉन्ड के जरिए जुटा लिया है। तो मेरे हिसाब से सबसे अट्रैक्टिव गोल्ड बॉन्ड है। इसके प्राइस की तरफ ना देखें, प्राइस तो आपको 500-700 रुपया ऊपर नीचे कभी भी मिल जाएगा, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में आपको जीएसटी का भी पेमेंट नहीं करना पड़ता, इसीलिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां तक सोने के निवेश को लेकर है।
ओके, यानी कई सारे ऐसे फायदे हैं जिससे आपको छोटे मोटे प्राइसेस हो सकता है कि करेक्ट गोल्ड में हो जाए, छोटे मोटे करेक्शन आए, लेकिन जो फायदे हैं गोल्ड बॉन्ड के लिए, उस फायदे के लिए आपको निवेश करना चाहिए। पहला तो आपको मेकिंग चार्ज का यहाँ पे झंझट नहीं है, रख रखाव का झंझट नहीं है, कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, प्योरिटी की चिंता नहीं है, साथ ही आपको 2.5% का ब्याज गोल्ड के किसी और इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलने वाला है। तो इन फायदों की वजह से आपको गोल्ड बॉन्ड लगाना चाहिए। सर, अगर कोई यहाँ पर अगर पैसे लगा रहा है, मान लीजिए अगर मैं खरीदता हूँ गोल्ड बॉन्ड, तो एक साल में कितने रिटर्न की उम्मीद करें हम यहाँ से? देखिए, हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि गोल्ड बॉन्ड, यदि आप एक हिस्टोरिकल रिटर्न को देखें तो हमने 5 से 8% का एक रिटर्न हमने पिछले कई सालों में गोल्ड के अंदर पाया है। तो मैं ये कहता हूं कि यदि आप अगले 5 साल के लिए या 8 साल के लिए इन्वेस्ट करें और एक हम 5% का भी रिटर्न गिरे तो 40% तो आपको ये रिटर्न मिलता है। साथ ही साथ आपको 2.5% ब्याज मिलता है। तो आपको 8 सालों में 40% रिटर्न, 20% ब्याज, तो लगभग आपको 60% रिटर्न मिलता है। ये एक हिस्टोरिकल डेटा से हमने एनालिसिस किया है। तो इस हिसाब से, इस लहजे से गोल्ड बॉन्ड सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। ओके, यानी गोल्ड बॉन्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कि आपको निवेश के लिए एक बढ़िया एक विकल्प आपके लिए है। और आप जो हिस्टोरिक रिटर्न भी देखें तो वो भी गोल्ड का बेहतर रहता है, उसका भी फायदा यहाँ पर आपको मिलेगा और 2.5% का ब्याज तो मिलेगा ही। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश के लिए और गोल्ड बॉन्ड की बारीकियों को समझाया। हमारे साथ रविंद्र राव और बिटूपन भी है। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है गोल्ड बॉन्ड की जो ये मौजूदा किस्त है, क्या इसमें निवेश करने के लिए आपको प्राइसिंग कैसा लग रहा है? क्या अट्रैक्टिव है, या 10वीं सीरीज जब फरवरी में खुलेंगे तो भाव इससे भी नीचे रह सकते हैं? आपका अनुमान क्या है? विश्वमोहन, ये मैं लगातार कहते आ रहा हूँ और एक्चुअली सुरेंद्र जी ने भी कहा अभी कि गोल्ड के मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से प्राइस को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी इतनी है और उसे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि उस अनसर्टेनिटी के चलते गोल्ड आगे जाके ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बट मेरे हिसाब से गोल्ड बॉन्ड एक ऐसा आई वुड से एक ऐसा व्हीकल है इन्वेस्टमेंट का गोल्ड में, जो कि मेरे हिसाब से प्राइस को नहीं देखना चाहिए और यू शुड थिंक लॉन्ग टर्म। क्योंकि अगर आप उसमें 8 साल तक बने रहते हैं तो ही आपको उसमें मैक्सिमम फायदा है, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, प्लस यू गेट 2.5% रिटर्न, प्लस GST नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूरा 8 ईयर्स तक रखते हैं तो उसमें बहुत फायदा है। लेकिन अगर आपको लिक्विडिटी इज योर कंसर्न, देन गोल्ड बॉन्ड के लिए यू शुड नॉट गो। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग को नहीं देखना चाहिए और जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, जो कि प्रोलॉन्ग हो सकता है और भी, क्योंकि हमने देखा है कि 2022 स्टार्ट होते ही वायरस के कंसर्न फिर से एस्केलेट हुए हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज देयर टू स्टे। तो गोल्ड में यू शुड बी इन्वेस्टेड अनसर्टेनिटी के चलते। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग नहीं देखना चाहिए और जो भी गोल्ड बॉन्ड्स के ट्रांचेस आते हैं, आई थिंक वन शुड सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट इन दोस ट्रांचेस। ओके, यानी आप प्राइसिंग नहीं देखे और गोल्ड के प्राइस को टाइमिंग करना भी बहुत ही मुश्किल है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर प्राइस कम है तो जो 10वीं सीरीज है उसके भी प्राइस इससे नीचे आएंगे। और बॉन्ड के एक अलग फायदे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो तमाम तरह के फायदे हैं जो आपको किसी और इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं मिलेंगे। चलिए अब गोल्ड प्राइस की बात कर लेते हैं। हमारे साथ बिटूपन भी है। बिटूपन, टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है गोल्ड यहाँ से? क्या जो करंट लेवल है 47,300 का, आपको लग रहा है कि अट्रैक्टिव लेवल है, यहाँ से अब खरीदना चाहिए, यहाँ से अब भाव ऊपर ही जाएंगे, ज्यादा नहीं गिरने वाला है? देखिए विश्वमोहन जी, अगर ये मैं अभी गोल्ड मार्केट को देखता हूँ तो लास्ट वीक भी मैंने बोला थोड़ा सा प्रेशर हो सकता था, लेकिन लास्ट वीक जो FOMC के जो मिनट्स आए थे तो काफी एग्रेसिव था और उसके हिसाब से देखते हुए थोड़ा सा डॉलर में भी रैली और गोल्ड में भी काफी एक सेलिंग आया था। और अब ऐसा है कि पूरा काफी अच्छा खासा सेल ऑफ होने के बाद उसके बाद फ्राइडे में जो नॉन फार्म पेरोल भी आया था वो भी काफी मिक्स्ड है। अभी सिनेरियो ऐसा है कि यूएस में जो अभी जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये शायद 7% के आसपास रीड हो। और जो इश्यूज है इन्फ्लेशन के लेके, ये सिर्फ सेंट्रल बैंक के हाथ पे नहीं है, ये काफी सप्लाई चेन इश्यूज के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और जो इन्फ्लेशन नहीं लग रहा है कि सडनली कोई स्टॉप होगा, क्योंकि अभी जो ओमिक्रॉन के कारण के भी नए नए सप्लाई चेन इश्यूज पॉसिबल हो सकता है, जिसके कारण जो इन्फ्लेशन लेवल है एक एलिवेटेड लेवल पे हो सकता है।
अगर मार्केट में अगर मैं देखता हूँ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, तो ये टेक्निकली एक मार्केट रेंज बाउंड में ही है, और यहाँ जो एक बॉटम लेवल के आसपास अभी फिलहाल के लिए है बोथ सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पे अगर गोल्ड 47,000 के आसपास अगर लेवल ये होल्ड करता है तो थोड़ा एक 300-400 रुपए का पुल बैक बन सकता है। तो अगर मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आज देखता हूँ, तो मैं अगर इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो मैं नीचे लेवल पे आज बाय करूंगा। 47,250 या 300 जो लेवल चल रहा है मार्केट, यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ, और मैं 47,500 टू 600 का जो इंट्राडे टारगेट वहां पे देख सकता हूँ। मुझे नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 47,000 के नीचे। लेकिन अगर मैं गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में बोलता हूँ, तो गोल्ड रविंद्र में जी, बने चांदी रहना चाहिए। ये भी काफी कमजोर हो गई है, आज भी 200 रुपए से ज्यादा की गिरावट है, क्या करना चाहिए चांदी में आज? मेरे लिए ये सवाल है विश्वमोहन। जी जी ओके, जी सॉरी। रविंद्र जी, आपके लिए चांदी पर। यस। जी, चांदी में मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सपोर्टेड रहेंगे, क्योंकि पिछले वीक का जो नॉन फार्म पेरोल्स था वो फिर से एक मिक्स्ड आउटलुक बता रहा है, क्योंकि जो जॉब नंबर्स थे वो एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे आए थे, जॉब एडिशंस। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा गिर के आया, 4% के नीचे आया है। तो थोड़ा सा आई वुड से इट इज लिटिल मिक्स्ड। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि फॉर फेड टू टेक अ डिसीजन, इन्फ्लेशन एक मेजर कंसर्न है, लेकिन उसके साथ लेबर मार्केट जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो उस वजह से मेरे हिसाब से जो मिक्स्ड डेटा आया है, गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक एक रेंज में फंसे हुए हैं, और नीचे के लेवल पे ऐसे सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इट वाज नॉट वेरी पॉजिटिव एज एडीपी एम्प्लॉयमेंट। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है प्राइसेस में। बट मेरे हिसाब से या तो थोड़ा सा डिप्स में बाई कीजिए या फिर ब्रेकआउट पे बाई कीजिए। 60,600 का एक ब्रेकआउट लेवल है, तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि चांदी में 61,100 61,200 का लेवल आ सकता है। या फिर अगर करेक्टिव मूव आता है, जैसे मैंने पिछले वीक भी कहा था फ्राइडे को, कि अगर 59,500 से 60,000 के आसपास आता है तो वो एक बाइंग जोन है। पिछले वीक में भी 60,000 के करीब से घूम गया था फ्राइडे को। तो मेरे हिसाब से ये एक बाइंग लेवल है। इवन सोने में मुझे लगता है कि अराउंड 47,300 47,200 एक अच्छा लेवल होगा, बाइंग जोन। और ऊपर में 47,450 या 460 के ऊपर एक ब्रेकआउट है। तो मेरे हिसाब से आज के सेशन में ब्रेकआउट ट्रेड लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिख रहा है मार्केट में। सो सिल्वर के लिए 60,600 के ऊपर मैं बाइंग करना चाहूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 61,100। ओके, तो ये भी आपके लिए है चांदी को लेकर कि ब्रेकआउट का आप इंतजार करें, उसके ऊपर ही खरीदारी की सलाह है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की, फिर वापस से हम नॉन एग्री मार्केट की बात करेंगे। हमारे साथ दिनेश सोनी जी हैं, जो जोधपुर के जीरा कारोबारी है और स्पाइसेस मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, मसालों में जबरदस्त तेजी दिख रही है। जीरा वायदा 17,600 रुपए के ऊपर चला गया है। एनसीडीएक्स पर आज 2% की तेजी है। टर्मरिक, कोरिएंडर, यहाँ भी लगातार तेजी बनी हुई है। ग्राउंड पर क्या हालात है, क्यों इतनी तेजी आई है, सप्लाई और डिमांड को लेकर क्या स्थिति है दिनेश जी? सर, एक्चुअल में जीरे के अंदर एक्चुअल में इस साल सोइंग बहुत कमजोर हुई, कि जीरे का भाव लोएस्ट रहा था। जीरे के सामने जैसे रायडा है, ऑयल सीड्स मतलब मेथी है, इसबगोल है, अदर सीड का भाव बहुत उच्च था। तो किसान इस बार मतलब जीरे में जो गुजरात और राजस्थान लमसम एवरेज आप सोइंग देखेंगे तो अंडर 60% के है। और इसके अलावा डिमांड, अभी एक्सपोर्ट की डिमांड बीच में थोड़ी कम थी, लेकिन अभी डिमांड बहुत अच्छी है। और लमसम पिछले साल से 10-15% एक्सपोर्ट ज्यादा ही जाएगा। लमसम 2,25,30,000 टन के लमसम इस साल एक्सपोर्ट जाने की उम्मीद है। हेलो। ओके, यानी घरेलू सप्लाई भी कम होने की संभावना है और एक्सपोर्ट मांग भी पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा ही रहने का अनुमान है। दिनेश जी, टर्मरिक और कोरिएंडर को लेकर क्या लग रहा है, हल्दी और धनिया में? स्विंग 60% होने से मतलब डिमांड भी अच्छी क्रिएट हो रही है अभी एक्चुअल में। और नए क्रॉप में जो अभी मौसम की वेदर की वजह से थोड़ा बहुत छुटपुट नुकसान भी है। और धनिया में भी मेरा ऐसा सर, ये बारिश को लेकर जो आशंका जताई जा रही है कि फसलों को काफी नुकसान हुआ है, स्पाइसेस को, जो भी ग्रोइंग स्टेट्स है, क्या रियल में कितनी आशंका है नुकसान की?
सर मेजर नुकसान तो अभी हमको नहीं लग रहा है, मतलब धनिया और जीरा में कोई बड़ी नुकसान की बात नहीं है। छुटपुट 5-10% से ज्यादा मेरे को नुकसान नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी जो बारिश हुई में थोड़ा बहुत जो गुजरात के अंदर है ना थोड़ा बहुत नुकसान की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर क्या धोरों की जमीन है, उसमें ज्यादा मेजर नुकसान की बात नहीं है। कहीं छुटपुट जहाँ ओले पड़े ना वहां नुकसान की उम्मीद कर सकते हैं सर। ओके, यानी बहुत ज्यादा बारिश और ओले से बहुत ज्यादा नुकसान के नहीं, 5 से 10% तक की मौसम एक्चुअल में मौसम खुल गया ना। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला और आगे अभी वेदर और 17 से 24 वेदर और बता रहा है, अगर वहाँ कहीं अभी बारिश से होती है तो फिर नुकसान की अपेक्षा रह सकती है सर, क्योंकि ज्यादा बारिश जीरा और धनिया के लिए अच्छी नहीं है। जी हाँ, जीरे को लेकर अभी और भी आ रहा है कि आने वाले हफ्ते में भी जो राजस्थान, एमपी और गुजरात में बारिश का अनुमान है, तो उससे यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अगर ओले गिरे तो वो फसलों को नुकसान कर सकता है। शुक्रिया दिनेश जी, वक्त निकाला आपने और स्पाइसेस मार्केट का हाल बताया। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट का लौटते हैं और क्रूड देख लेते सबसे पहले, जहां लगातार तेजी है। 5,900 के आसपास एमसीएक्स पर भाव है और 82 के आसपास ब्रेंट है। रविंद्र जी, क्रूड में क्या लग रहा है आपको? विश्व मोहन जी, क्रूड में जैसे मैंने पिछले वीक में भी कहा था कि जो रीसेंट तेजी आई है वो मेनली जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से आई है, क्योंकि कजाकिस्तान को लेके थोड़ा सा टेंशन है, प्लस लीबिया से जो सप्लाई की चिंता थी उसको लेके प्राइसेस में थोड़े से उछाल आए थे, लेकिन लीबिया में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया था कि $80 के ऊपर WTI को सस्टेन करना चाहिए। अगर $80 के ऊपर सस्टेन करता है, ऐसे एक दो दिन का क्लोजिंग आता है, तो फिर हम WTI क्रूड $84 तक जाते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने पिछले वीक भी कहा था 76-77 तक के लेवल्स WTI क्रूड में पॉसिबल है। तो जब तक कि 80 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता, आई थिंक उछाले पे बेचना चाहिए क्रूड को। आज के लिए भी मुझे लगता है कि अराउंड 5880 के आसपास शॉर्ट करके चल सकते हैं। 5920 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और नीचे में 5800 से 5780 तक के लेवल्स क्रूड में पॉसिबल है। ओके, बीटूपन, आप क्रूड में क्या सलाह देंगे? क्या करना चाहिए क्रूड के मौजूदा लेवल्स पे? क्रूड में अभी थोड़ा सा जो नामिक्स में क्रूड में थोड़ा इन्वर्टेड जो हेड एंड शोल्डर थोड़ा ट्राई कर रहा है मार्केट फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का भी फिलहाल तेजी है और टेक्निकली मैं देखता हूँ तो 5910 तक मार्केट पहुंच सकता है। तो मेरे हिसाब से बाय पे रहना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लाके 5750 के आसपास किया उसके नीचे अगर मार्केट रेट के आसपास बाय करते हो, क्योंकि थोड़ा सा भी मोमेंटम मार्केट में अभी लाइव मार्केट में थोड़ा सा पिक कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ से तेजी बन सकता है मॉडरेट, और ऐसा नहीं कि बड़ा शार्प रैली है, क्योंकि एक जगह पे $80 के आसपास, शायद $80-81 के आसपास मार्केट थोड़ा सा वहां पे स्टेबलाइज करेगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा तेजी रहना चाहिए। ओके, रविंद्र जी, बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आज के लिए? बेस मेटल्स में मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम थोड़ा सा स्ट्रांग है, क्योंकि एल्यूमिनियम में फिर से जो एनर्जी क्राइसिस को लेके जो रूमर्स चल रहे हैं, आई थिंक दैट इज सपोर्टिंग द प्राइजेस। हो सकता है कि आगे चल के और थोड़े स्मेल्टर्स में प्रोडक्शन बंद हो, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है उसके चलते हो सकता है कि देयर माइट बी सम कंसर्न्स रिलेटिंग टू एनर्जी प्राइजेस। तो उसके वजह से एल्यूमिनियम को शायद से थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सेशंस में एल्यूमिनियम में ही हमने एक स्ट्रेंथ देखा है। तो पॉसिबिलिटी है कि एल्यूमिनियम एक बार 234.50 to 235 तक आ सकता है। तो अगर इसमें गिरावट आती है टुवर्ड्स 230, 250, एक बार बाइंग किया जा सकता है। 230.50 का स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट अराउंड 234, 235 तक ले सकते हैं। और इसके अलावा कॉपर में 232 के आसपास खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 230 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस और टारगेट 234.50 का। बीटूपन, वक्त कम है, अब कॉपर में आप क्या टारगेट देंगे आज के लिए? कॉपर के लिए 743, 742 ये इंट्राडे टारगेट बन सकता है। तो अगर डीस में बाय कीजिए 737 के आसपास, स्टॉप लॉस आपका 733 के आसपास रहना चाहिए इंट्राडे। ओके, यानी कॉपर 737 पे खरीदे, 744 के टारगेट के लिए 733 का स्टॉप लॉस लगा ले। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, बीटूपन आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और तमाम कमोडिटीज़ पे चर्चा की और अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी दर्शकों को दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे इफेनो जंक्शन। नमस्कार।